नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राज्य की, जो एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। झारखंड में शॉपिंग मॉल को खुलने की भी इजाजत मिली है। सरकारी कार्यालय को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिली है। जमशेदपुर में पाबंदियां हटाई गई है, दुकानों को खोलने की अब इजाजत मिली है। तो बता दें कि झारखंड में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। झारखंड में अब मॉल भी खुलेंगे, दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। हालांकि जमशेदपुर में जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां अब हटाई गई है। तो बता दें कि झारखंड में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में शॉपिंग मॉल को खोलने की भी इजाजत मिली है। सरकारी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिली है। जमशेदपुर में पाबंदियां हटाई गई है, दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। झारखंड में दुगनी तेजी से संक्रमण घट रहा। राज्य में बीते 24 घंटों में 151 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 483 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा भी लगातार घट रहा है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 27, रांची में 12 और पश्चिम सिंहभूम में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 5085 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 3062 है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लंबी बीमारी के बाद यानी ठीक होने के बाद रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। बता दें कि सितंबर 2020 में जगन्नाथ महतो कोरोना से ग्रसित हुए थे, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा गया था। करीब 8 महीने तक उनका इलाज चला और वे स्वस्थ होकर रांची वापस आ गए, जहां पहुंचते ही सीएम हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया है। जगन्नाथपुर में पंचमुखी मंदिर के पीछे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के दौरान यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इसका पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। कंपनी के कर्मचारी जेसीबी लगाकर निर्माण कार्य में लग गए हैं। इससे पूर्व 20 फरवरी को इस स्थान पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की गई थी, मगर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण पुलिस प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा था। 1 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया था। 1008 फ्लैट बनाने का काम मुंबई की कंपनी मेसर्स एसजीसी मैजिस्ट्रेट को मिला है, लेकिन कंपनी के लोग पंचमुखी मंदिर में प्रोजेक्ट शुरू करने पहुंचते हैं तो आसपास के लोग विरोध करने लगते हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट गैर जरूरी है। इस विवाद से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की और कार्य आरंभ कर दिया गया। हमारे देश में जो 6 शहरों में अद्ययावत टेक्नोलॉजी से घर बनने जा रहे हैं, उसमें से एक जगह हमारी रांची है और 6 जगह पे 6 अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। तो हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की है वो 3D कुछ वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्टेड मटेरियल होगा, उसको यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप करके बनाया जाएगा और लिफ्ट से उठा के बाथरूम, बेडरूम, किचन ऐसे माउंटिंग हो जाएगा। छत, दीवारें बनी बनाई रहेगी। बहुत ही हाई ग्रेड का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और काफी मजबूत वो स्ट्रक्चर होगा। सरकार का राजस्व वसूलने वाले डीड राइटर इन दिनों बेहद परेशान हैं। दरअसल सर्वाधिक डीड राइटरों के लाखों रुपए भू निबंधन और राजस्व विभाग के पास बकाया पड़ा है, जिसका भुगतान कई महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हो पा रही। जमीन फ्लैट का निबंधन के लिए क्रेता का दस्तावेज डीड राइटर तैयार करते हैं। उस जमीन या फ्लैट का निबंधन से पूर्व राज्य सरकार राजस्व की प्राप्ति करती है, जिसका भुगतान डीड राइटर निबंधन के लिए दस्तावेज की एंट्री के वक्त ही ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। लेकिन इस दौरान तकनीकी खराबी या भूल चूक से कोर्ट फी
और स्टाम्प फी का भुगतान 2 बार हो जाता है, तो उस परिस्थिति में दोबारा भुगतान हुए राशि रिफंड नहीं हो पा रही। वहीं कोर्ट फी और स्टाम्प फी का भुगतान होने के बाद जमीन फ्लैट का निबंधन नहीं हो पाता और तो उस भुगतान की वापसी भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से डीड राइटरों को कामकाज करने में बड़ी परेशानी हो रही। निकलने की बात हुई, ऑनलाइन निकलने का प्रावधान भी करा दिया है, उसका काम चालू भी कर दिया गया है। लेकिन किसी कारणवश एक स्टाम्प की बात है, स्टाम्प यदि रिफंड आपका निकल गया, ऑनलाइन स्टाम्प पेमेंट करने के बाद स्टाम्प निकल जाती है और स्टाम्प यदि काम में नहीं आता है तो रिफंड करने का प्रावधान गवर्नमेंट के ऊपर है। अभी जैसे कि हम लोग दस्तावेज का जो सर्चिंग का ऑप्शन था, पोर्टल बना हुआ था ई निबंधन में सर्चिंग करने के लिए, वो सर्चिंग हम लोग जो करते थे बहुत आसानी होता था, बैंक लोन हो या जो भी हो, यहाँ से एनईसी वगैरह सब आसानी से निकल जाता था। उस सॉफ्टवेयर को हटा दिया गया है। डीड सर्च अब नहीं हो पा रहा है, ना ही वो निबंधन कार्यालय में रिकॉर्ड है, ना ही कहीं पर है। अगर उसका कहीं पर भी अगर आवश्यकता पड़ता है, कोई भी आदमी का जमीन अपना वो सर्च करना चाहे या उसका डीड भुला जाए तो वो सर्टिफाइड कॉपी भी लेना चाहे, वो सब काम नहीं हो सकता। आपदा के समय अवसर तलाशने वाले बोकारो के 3 अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाए हैं। इन अस्पतालों ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी करते हुए मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने का काम किया है। ये 3 अस्पताल हैं। बता दें कि 3 निजी अस्पताल है, जहां देवांश हॉस्पिटल, सिटी केयर अस्पताल और वॉलमार्ट अस्पताल। इन तीनों अस्पतालों के खिलाफ मरीजों के परिजनों के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन में पैसे वसूलने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आलोक में ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अस्पतालों की जांच की गई, जिसमें रेमडेसिविर के स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी और मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने की बात सामने आ गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त राजेश सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी रोहित कुजूर पर तीनों अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में अस्पतालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन आवश्यक वस्तु अधिनियम और क्लिनिकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। चास के एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के जांच में गड़बड़ी सामने आई थी। इसी आलोक में उपायुक्त बोकारो को संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यालय से मिला था। इसी आलोक में तीनों अस्पतालों पर मामला दर्ज किया गया है और यह कानूनी प्रक्रिया है। सभी अस्पताल संचालकों को अब अपने पक्ष को कागजातों के साथ पुलिस के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया गया था, जिस ऑडिट के में ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जो अलॉटमेंट है उसमें कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेटा का संधारण नहीं कर पाए थे। जब यह बात प्रकाश में आई तो स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा जिला प्रशासन पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के आलोक में नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो हम लोग पुलिस इंक्वायरी के लिए इसको भेज दिए हैं। उसी के तहत में अभी यह सब जुडिस है मैटर, चूँकि अब इसमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं फोन पे। संजीव, 3 निजी अस्पतालों पर प्रशासन द्वारा अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाया गया, कि पूरा मामला क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर जो अस्पताल में भर्ती हो रहे थे और उसी में आपदा के समय के अवसर पाने पर जो है 3 निजी अस्पतालों ने मरीजों के साथ उनके परिवारों को दोहन करने का काम किया, शोषण करने का काम किया। उसी क्रम में जो है उपायुक्त को लगातार सूचना मिल रही थी कि तीनों अस्पताल लगातार, या देवांश हो या वेलमार्ट हो या सिटी केयर अस्पताल हो, या तीनों जो है मरीजों से पैसा जबरदस्त वसूल रहे हैं। उसी को लेकर के बोकारो के डीसी उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए शशि प्रकाश और ड्रग इंस्पेक्टर को जांच करने की आदेश दी। और जब ड्रग इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे तो जांच के उपरांत जो है ये दोषी पाए गए और उसी क्रम में तीनों अस्पताल पर बोकारो जिले के अलग अलग थानाओं में ड्रग इंस्पेक्टर और शशि प्रकाश
टीम के द्वारा निर्देश देने के बाद उन पर मामला दर्ज कराया गया है और सारे कागजात जो है थानाओं में प्रस्तुत करने की बात कही गई। लेकिन जिस तरह से कोविड को संक्रमित होते हुए मरीज को भर्ती कराने के बाद रेमडेसिविर को लेकर के जो शोषण किया गया है, एक रेमडेसिविर 7-8 हजार रुपए में दुकानों में बेचा गया है इस अस्पतालों के द्वारा। तो कहीं न कहीं इस अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब देखना यह होगा कि यह अस्पताल जो है थाना में अपने कागजात को प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस पर जो है जिला प्रशासन कितना कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पहले स्टेज में जिला प्रशासन ने तीनों अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस को कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर को। सरायकेला चांडिल थानांतर्गत चिल्को स्थित NH 33 मुख्य राजमार्ग में सड़क दुर्घटना में विपरीत दिशा में आ रही पिकअप वैन ने तारक मुखर्जी को सीधे टक्कर मारी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तारक मुखर्जी एक पुजारी थे। रोज की तरह वो मंदिर और दुकान में जाकर पूजा करके अपने परिवार चलाता था। रोज की तरह तारक मुखर्जी NH 33 हाईवे पार कर भूयाडीह तरफ पूजा करने जा रहे थे। इसी बीच दुर्घटना हुई और मौके पर पहुंचे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप चंद महतो, उपाध्यक्ष मुरलीधर हाजरा, आज सुछात्र नेता शेखर गांगुली मौके पर पहुंची। प्रशासन को सूचना दिया गया। सब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। एक दशक से वार्ड नंबर 1 और 2 जहां बीटा ग्रामवासी सड़क और नाली के लिए उपेक्षित रहे हैं। यहां के ग्रामवासी कई बार विधायक और पार्षद से भी सड़क बनवाने की मांग को लेकर आग्रह कर चुके हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी नेताओं के तरफ से कोई कार्रवाई ना होते देख यहां के ग्रामवासियों ने खुद नगर निगम जाकर सड़क निर्माण का आग्रह किया। तब जाकर नगर निगम ने इस सड़क को स्वीकृति दी और इसका शिलान्यास खुद ग्रामवासियों के पहान ने खुद नारियल फोड़कर सड़क नाले का शिलान्यास किया और मौके पर ग्रामवासी भी मौजूद रहे। ग्रामवासियों का कहना है कि कई राजनीतिक पार्टियों को इस बात की जानकारी दी गई कि विगत कई वर्षों से बीटा के ग्रामवासी सड़क निर्माण को लेकर मेयर और विधायक से मिले थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तब जाकर खुद यहाँ के ग्रामवासियों ने नगर निगम जाकर सड़क की स्वीकृति पाई और खुद से शिलान्यास भी किया। बस्ती वार्ड नंबर 1 और 2 में स्थित है। बहुप्रतीक्षित लगभग 8 सालों से विकास के कामों में वंचित आज इस मोहल्ला में नाली का निर्माण और सड़क निर्माण के लिए शिलान्यास खुद ग्रामवासी अपने से किए, क्योंकि जो यहाँ की मेयर है उसको भीठा से कोई मतलब नहीं। यहाँ सड़क बने ना बने, नाली बने ना बने, उससे कोई। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बचपन में अपने चुंबक से लोहा उठाते तो देखा होगा, लेकिन शरीर पूरा चुंबक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, सुनने में चुराटपटा जरूर है, लेकिन यह सच्चाई है कि कोरोना का पहला डोज लेते ही एक 70 वर्षीय व्यक्ति का पूरा शरीर चुंबक हो गया। यह व्यक्ति परसोडी का रहने वाला है, अभिमन्यु श्रीवास्तव है। कोविशील्ड का पहला डोज यानी उन्होंने लिया और दिन के यानी 12 बजे लिया। पूरा टीका लेने के बाद जब अभिमन्यु श्रीवास्तव घर पहुंचे और खाना खाने के लिए चम्मच मंगवाया, चम्मच हाथ में सट गया। उसके बाद इसकी सूचना अपने पत्नी को यानी दी और दूसरे चम्मच का उपयोग भी किया, वो भी पूरे शरीर में सट गया। इतना नहीं, स्टील का थाली भी हाथ में सट गया। इसके बाद इसकी सूचना डॉक्टर को दी गई। डॉक्टर जिसने कोविड का टीका दिया था, डॉक्टर आकर जब दूसरे लोहे की वस्तु इनके शरीर में उसे यानी शरीर में से हटाने का प्रयास किया तो वह भी सट गया, यानी पूरा शरीर चुंबक बन गया, जबकि चुंबक में स्टील नहीं सटता है। उधर यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जिस व्यक्ति का शरीर चुंबक बना हुआ है यानी चुंबक हुआ है वह नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा कि कोरोना के टीका देने के बाद पूरा शरीर चुंबक कैसे हो गया। अब तो कोरोना का टीका लेने वाले अभिमन्यु श्रीवास्तव काफी परेशान है।
अब यह नहीं समझ पा रहे कि मेरे जान कोरोना का टीका बचाएगा या मेरा जान ले लेगा। फिलहाल पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। अब तो अभिमन्यु श्रीवास्तव मैग्नेट मैन के नाम से जाने जाने लगे हैं। आज लिया है और करीब 12 बजे के आसपास लिया। उसके बाद बहुत ज्यादा हमको दिक्कत होने लगा। मैं ऑटो से घर आया, चल नहीं सकता था, मैं घर तक पहुंचा, फिर आया। उसके बाद अब अपने को बहुत हम अनकॉन्शियस समझ रहे थे, फिर हमको लेना चाहिए था, दवा लिए, कुछ आराम है। उसके बाद कोई कहा कि तुम पहले चिपकाओ, अपने चम्मच लेके आओ, तुम अपने शरीर में सटाओ। ये वही सुनकर मैं भी आया कि ऐसा तो अब तक देखा नहीं मैंने कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद इस तरह का मैग्नेटिक बॉडी में टेम्परेचर आ रहा है और बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और बावजूद इसके ये जो मैग्नेटिक यानी लोहा स्टील का चीज चिपक रहा है। स्टील जल्दी मैग्नेट में भी नहीं चिपकता, स्टील मैग्नेट भी उसको अपने सर तरफ आकर्षित नहीं करती है। बावजूद इसके ये वैक्सीन लेने के बाद इनके साथ हो रही है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक तो है। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, जिस तरह से बातें सामने आ रही कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद एक शख्स का शरीर पूरा चुंबक हो गया है, आखिर क्या वजह रही, क्या कुछ कहना है डॉक्टरों का? देखिए, डॉक्टर सीधे तौर पे करिश्मा ये कह रहा है कि इनका जो पूरा सिम्टम है वो सिम्टम एकदम नॉर्मल है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक अगर पूरे शरीर में चुंबक हो गया, अगर वो लोहा को अगर सटता है तो लोहा को सटते हम लोगों ने सुना था, देखा भी था, लेकिन स्टील को सटना, क्योंकि स्टील पर जो वो पेंट होता है, वो पेंट जो है वो काम नहीं करता है, लेकिन स्टील भी सट रहा है, लोहा भी सट रहा है, बाकी अन्य धातु का भी प्रयोग किया गया, तो सभी धातु इनके शरीर में सट रहा है। तो डॉक्टर के भी समझ से पड़े हैं। डॉक्टर का ये सीधे तौर पे कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सिम्टम है अपने आप में ये आश्चर्य जरूर है। अब इस पर हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि जब तक कोविड का इनको इंजेक्शन नहीं लगा था तब तक ये नॉर्मल थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कोविड के इंजेक्शन लगने के बाद ही अचानक जब ये घर पहुंचते गए और जब ये खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं तो चम्मच सट जाता है, अपनी पत्नी को बुलाते हैं, दूसरे चम्मच का उपयोग होता है, यानी तमाम धीरे धीरे ये पूरे जंगल की आग की तरह पूरे जमशेदपुर में ये बात फैल गई कि ये जो व्यक्ति है कि कोरोना का टीका लेकर आया और उसके बाद ये अब उसके शरीर में जो है कि वो लोहा या स्टील सट रहा है। तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। डॉक्टर का कहना है कि अब इस पर रिसर्च जारी है। बाकी जो शहर के डॉक्टर है, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनका ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल से अभी लोग पता लगाएंगे कि आखिर चुंबक कहाँ से उत्पन्न हो गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ जवान ने अपनी जान का परवाह किए बगैर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पटरी पर गिरी एक महिला व बच्चे की जान बचाई। हालांकि इस घटना में आरपीएफ जवान घायल हो गया और उसका वर्दी भी फट गया। आरपीएफ जवान के इस कार्य की लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। जानकारी के अनुसार विद्यासागर की नगमा खातून आसनसोल झाझा मेमू ट्रेन पर मध्यपुर जाने के लिए चढ़ रही थी, तभी अचानक ट्रेन खुल गई, जिस कारण वह अपने गोद में लिए बच्ची के साथ फिसलकर पटरी पर गिर गई। तभी आरपीएफ जवान कृष्ण कुमार की नजर उक्त महिला पर पड़ी तो वह दौड़कर महिला को बचाने के लिए पटरी पर उतर गया और दोनों को खींचकर सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस घटना में आरपीएफ जवान की वर्दी फट गई और कई जगह उसे चोटें भी आई, जिसका तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो जवान ने जिस प्रकार अपने साहस का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है। तो एक लेडीज यहाँ से ट्रेन में चढ़े थे, उसको मना किया 2 बार 3 बार, उसके बावजूद वो ट्रेन में चढ़ गई। दौड़ के हम थोड़ी साइड में थे, उसको पकड़ा, उसके साथ में एक बच्चा था, उसका हस्बैंड, एक छोटा बच्चा, उसके हस्बैंड की गोदी में था और वो दोनों सुरक्षित बच गए, बच्चा भी और वो लेडीज उनका हस्बैंड सब ठीक ठाक। आज दोनों, एक माँ और एक बच्ची, दोनों जो पटरी के नीचे चला गया और ट्रेन चल रही थी, जिसके पीछे आरपीएफ ने उसको बचाने के लिए अपना जान का बाजी लगा दिया। और ऐसे जवानों को मैंने सैल्यूट करता हूं कि ऐसा जवान जो आज हमारे भारतवर्ष में है। धनबाद जिले में टाइगर पुलिस के जवानों ने मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर जनता के बीच
भरोसा कायम करने का प्रयास किया। बाइक पर सवार टाइगर जवानों ने डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में वरीय आरक्षी अधीक्षक असीम विक्रांत मींज के आदेशानुसार और जिले के बैंक मोड़, धनवास, रायटेला, केंदुआ, झरिया सहित कई थाना क्षेत्र में मार्च किया। बाद में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि टाइगर जवानों के मार्च का मकसद आम जनता के बीच का पुलिस की उपस्थिति दर्ज कराना और भरोसा कायम करना है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य अपराधियों के मनोबल को तोड़ने का है। टाइगर जवानों के वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिस जिले के वरीय पुलिस अधिकारी जवानों को लोकेशन समय समय पर जांचने का कार्य करते हैं। इस प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले में भय मुक्त वातावरण देना पुलिस का मकसद है। टाइगर मोबाइल के साथ पूरे शहर के विभिन्न थानाओं में गश्ती की गई। गश्ती के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि आप निडर होकर घरों से बाहर निकलें, अपना काम करें और साथ ही इसके माध्यम से अपराधियों को भी यह संदेश दिया गया कि धनबाद जिला में आपके लिए कोई जगह नहीं। लोगों में जरूर फायदा होगा, पुलिस का प्रेजेंस शहर में दिखेगा, जिससे लोगों को तो जरूर फायदा होगा। शहर के विभिन्न थानों में नगर, सरायढेला, बैंक मोड़, झरिया, केंदुआ, धनसार थाना में टाइगर मोबाइल के साथ गश्ती की गई। आगे भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा। आगे भी इस तरह का अभियान लगातार चलता रहेगा। साइबर अपराधी लगातार अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं, तो वही साइबर के ब्लैक मनी को भी वाइट का काम किया जा रहा है। ऐसे एक गिरोह का खुलासा हुआ जिसके तार देश भर में फैले हुए हैं। एमपी पुलिस के इनपुट पर झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की और रांची सहित अन्य जिलों में छापेमारी कर चार लोगों को धर दबोचा। साइबर अपराधियों का एक शातिर गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों के खाते से पैसे गायब कर रहा था। यह गिरोह सबसे पहले ऑनलाइन कमर्शियल कंपनियों से मोबाइल की बुकिंग किया करता था, उसके बाद अपने शिकार की तलाश में लग जाता था। मोबाइल बुकिंग करने के बाद साइबर अपराधी किसी व्यक्ति को फोन करके बताते कि उनका एक बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, इसलिए वे जल्द से जल्द उनके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है उसे शेयर करें ताकि उनका बैंक खाता अपडेट किया जा सके। साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर जो लोग अपना अपना ओटीपी उन्हें शेयर करते, उसी ओटीपी के जरिए साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए महंगे मोबाइल खरीदकर खातों से रुपए गायब कर देते थे। धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन याइसा के द्वारा कम्युनिस्ट ए.के. राय की जन्मदिवस मनाया गया, जिसमें कम्युनिस्ट ए.के. राय की संघर्षों और उनके बलिदानों को याद किया गया। आज के परिवेश में जहां आम आवाम की सुनने वाले विधायक सांसदों की भारी कमी है, वैसे हालात में कम्युनिस्ट जैसे विधायक सांसद रांची प्रासंगिक है। कम्युनिस्ट ए.के. राय जैसे सांसद विधायक स्वीकार हो, अन्यथा सब बेकार है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला संयोजक ज्ञानो तेतकोर की, मीडिया प्रभारी आज रानी निशानी, वीर भगत, गोविंद पुरी, अर्जुन विशाल, भाकपा माले से अजय प्रजापति, रानी प्रजापति आदि मौजूद थे। भाकपा माले का हम सदस्य हैं। हम कॉमरेड ए.के. राय के जन्म दिवस समारोह जो ये आयसा की ओर से मनाई जा रही है, हम माले की सदस्य होने के नाते हम इसका समर्थन करने आए हैं। ऐसे में कॉमरेड ए.के. राय जो अपना मसाल पेश किए हैं, जन्म दिवस है, अतः हम लोगों ने नारा दिया है, कॉमरेड ए.के. राय जैसे विधायक और सांसद उम्मीदवार को स्वीकार करो, बाकी का बहिष्कार करो। सिमडेगा में प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मकानों को नगर परिषद के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 परिवारों के झुग्गी झोपड़ियों और मिट्टी के बने कच्चे मकानों को बड़ी कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया। विदित हो कि बाजार टोली रोड में स्टेडियम के पीछे ये लोग रहा करते थे। उनके नगर परिषद के द्वारा कई बार सूचना भी दे दी गई थी। इसके बाद वे स्थान
खाली नहीं किया गया था। इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई है। उनके मकानों को पूरी तरह से नगर परिषद के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के पीटीसी और मटवारी चौक के बीच मशहूर न्यू फ्रंटियर बेकरी जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जब आग की लपटें लंबी उठने लगी तो आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आनन फानन में लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग ने कुछ इस कदर अपना पैर जमाया था कि बगैर दमकल के थमने का नाम नहीं ले रही थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देश की महारत्न कंपनी सेल के बोकारो स्टील के आवास जर्जर हो चुके हैं। प्रतिदिन यह आवास का छज्जा गिर रहा है। बावजूद इसके प्रबंधन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। जहाँ एक बार फिर से बोकारो के सेक्टर 12A में आवास का छज्जा गिरने से घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने कहा कि 2016 से लेकर 2019 तक बोकारो स्टील के मेंटेनेंस विभाग को आवेदन दिया जा रहा, लेकिन बावजूद भी इसके अभी तक विभाग इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर पा रहा, जिस कारण लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।